वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एनपीओ का पार्ट 4। पार्ट 3 में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाई थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाई थी। कुछ ही टर्म्स बैलेंस बची हुई हैं जो मैं इस पार्ट में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आज हमें इस पार्ट में कवर करनी है। पहली हमारी टर्म है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, सेकंड टर्म है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, और हमारी लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सब्सक्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म के साथ, जिसका नाम है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, नाम से ही आपको पता लग रही है कि चीज़ होने क्या वाली है। एसेट्स आपने 11th में बहुत ही अच्छे से और बहुत डेप्थ से पढ़ी हुई हैं। दो तरीके की एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, एनपीओ के पास भी वो एसेट्स होती हैं, और एनपीओ क्या करती है, जब उनका यूज़ नहीं होता या वो एसेट्स ख़राब हो जाती हैं तो उनको सोल्ड आउट कर देती है। अगर सोल्ड आउट करने के बाद अगर उस एसेट्स पे कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा, और अगर लॉस हो जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस अगर होते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं, बस उसी की हमें अकाउंटिंग सीखनी है। तो चलिए एक स्टेपिंग होती है अपने सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स के ट्रीटमेंट की, तो उसको जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो एसेट्स की वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपको जो एसेट्स की सेलिंग वैल्यू है, जिस पे आप उस एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं, आपको सेकंड स्टेप उस एसेट्स की सेलिंग वैल्यू को पता करना है कि ये सेल कितने में हो रही है। थर्ड, आपको जो भी अमाउंट निकल के आएगी, ठीक है, आप अपनी एसेट्स को जब सोल्ड आउट करेंगे तो उसे क्या करना है, जो सेलिंग वैल्यू है उसको अपने एसेट्स अकाउंट से क्रेडिट कर देना है। इट मीन्स बिल्कुल सिंपल, आपको अपनी एसेट्स को अपनी एसेट्स अकाउंट से निकाल देना है, एसेट्स कम हो जाएंगी। फोर्थ स्टेप है आपका, अगर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर आपकी सेलिंग वैल्यू ज़्यादा है और जो आपकी बुक वैल्यू है वो कम है, सपोज करिए आपकी सेलिंग वैल्यू है 20,000 और बुक वैल्यू आ रही है 15,000, तो इट मीन्स 5,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जिस प्रॉफिट को हम बोलते हैं गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो ये आपको क्या करना है, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देना है, जिसको हम इनकम साइड बोलते हैं। और अगर आपको लॉस होता है, आपकी सेलिंग वैल्यू कम हो जाती है और बुक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो आपको जो लॉस आएगा उसको डेबिट साइड लिखना है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्लैरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे और आपकी थोड़ी सी 11th भी रिवाइज हो जाएगी। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का फेवरेट रहा होगा। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है, और डिटेल्स कुछ इस तरीके से दी हुई हैं। 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का 2,20,000। फर्नीचर की एक और वैल्यू दी है जो कि 1 अप्रैल 2020 की है, बट वो बुक वैल्यू है 20,000। इट मीन्स आपने 20,000 रुपये का फर्नीचर 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, बेच दिया। और 1 अक्टूबर 2020 को ही आपने एक और नया फर्नीचर परचेज करा है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़। आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। फर्नीचर अकाउंट का लेजर आपको बनाना आता है, फॉर्मेट बहुत अच्छे से आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन में आपने बहुत बार बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्री से। 1 अप्रैल 2020 को आपको एंट्री करनी है टू बैलेंस पीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था 2,20,000 का। इसके बाद 1 अक्टूबर को हमने क्या किया था, एक और फर्नीचर परचेज किया था जिसकी अमाउंट थी 1 लाख रुपीज़। आपको बिल्कुल डेट वाइज चलना है, ठीक है, जिससे कोई भी एंट्री आपकी छूट ना जाए। इसके बाद हमने फर्नीचर को सोल्ड आउट किया था 31 दिसंबर में। तो सोल्ड आउट करने से पहले हमें क्या करना है, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 20,000 का 10% चार्ज करना है, और अप्रैल से दिसंबर आपके हो जाएंगे 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी अमाउंट आएगी 1,500। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 20,000 में से अगर आप 1,500 को माइनस करेंगे तो 18,500 की वो आपकी जो भी एसेट्स है, जो फर्नीचर है आपका, वो बैठेगा।
इसके बाद आपने ये 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड आउट किया है, तो आप उस 20% के प्रॉफिट को निकालेंगे और निकालने के बाद जो भी आपका सोल्ड आउट हुई है उससे आप माइनस करेंगे, आपको गेन मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक छोटी सी वर्किंग मैंने नीचे की तरफ दिखाई है, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए 18,500 की हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और हमने 20% ज़्यादा पे उसको बेचा है, तो 18,500 का 20% जो आएगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 22,700। इट मीन्स 3,700 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 11th क्लास में आपने बहुत बार इस पॉइंट को किया है। एंड लास्ट, हमें डेप्रिसिएशन लगाने के बाद और एसेट्स को सोल्ड आउट करने के बाद, ठीक है, जो हमारी सेलिंग वैल्यू है वो लिखनी होती है। या तो आप 20,000 में से 1,500 रुपये का जो आपका डेप्रिसिएशन है उसको घटा के 20% ऐड करके वो लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नीचे जो वर्किंग में हमने लिखा है सेल वैल्यू एट द रेट 20% प्रॉफिट 22,700, ये भी डायरेक्टली आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो बैलेंस आपका फर्नीचर बचा हुआ है, उस फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपका जो 2,20,000 रुपये का फर्नीचर बचा हुआ था उसमें से 20,000 रुपये का फर्नीचर तो चला गया, तो इट मीन्स 2 लाख रुपये का फर्नीचर तो आपने पूरे साल यूज़ करा है, तो उस 2 लाख का 10% अगर आप लगाएंगे तो 20,000। नेक्स्ट आता है आपका 1 लाख रुपीज़ का आपने एक और फर्नीचर परचेज किया था जो अक्टूबर से मार्च तक चला है, तो आप अक्टूबर से मार्च तक अगर लगाएंगे तो 6 मंथ्स बैठते हैं, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे 5,000, यहाँ पे ये अमाउंट आएगी। टोटल करेंगे 20,000 प्लस 5,000, 25,000 आपकी टोटल डेप्रिसिएशन बैठती है एट द एंड ऑफ द ईयर। बस आपको अपने अकाउंट्स बैलेंस कर लेने हैं और कुछ भी नहीं करना। बैलेंस करने के बाद ये आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी 2,75,000। चलिए, ये पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, जो कि हमारी है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का मतलब क्या है कि ऐसी गुड्स जिनको आपने कंज्यूम कर लिया है उनकी क्या कॉस्ट आई है। तो दिस हैड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टोटल अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर कंज्यूमेबल फॉर एन एनपीओ इंक्लूड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा। आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या लागत है, वो लागत हमें निकालनी है, वो कॉस्ट हमें निकालनी है। तो आइडेंटिफाई द अमाउंट कंज्यूम्ड फॉर ईच ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, सेपरेट स्टॉक अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। आपको क्या करना है, आपको हर एक जने की, हर एक खर्चे की अलग अलग एंट्रीज करनी है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि आपको अलग से एक स्टॉक अकाउंट बनाना होगा जिसमें आप उस कंज्यूमेबल्स की जो भी कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे होगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से और बहुत आराम से बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बैलेंस शीट एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आर डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है जिस भी खर्चे का निकाल रहे हैं, सपोज करिए हम स्टेशनरी का निकाल रहे हैं, साल जब हमारा स्टार्ट हुआ होगा तब हमारे पास कुछ स्टेशनरी रही होगी, फिर हमने कुछ परचेज़ करी होगी, उसमें से हमने फिर कुछ कंज्यूम कर ली होगी, तो इन लास्ट जब साल के आखिर में हमारे पास जो स्टेशनरी बची होगी जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, उस क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ लिखेंगे, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाइएगा एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर साइड हम उसको लिखेंगे। उससे हमें पता लगेगा कि हमें सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। ये हमें मदद करेगी सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट करने में। अगर फॉर्मेट की मैं बात करूं तो फॉर्मेट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है। एक एग्जांपल के लिए स्टेशनरी को ही रखते हैं। स्टेशनरी आपके पास 5,000 रुपये की थी, आपने 25,000 रुपये की और स्टेशनरी खरीद ली जिसको हम परचेज बोलते हैं, तो ऐड ऑन हो जाएगा 5,000 प्लस 25,000, ये आपका 30,000 का स्टॉक आपके पास हो गया। उसमें से आपने कुछ खर्च कर दिया होगा, ठीक है। अब आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है सिर्फ 10,000 रुपीज़। इट मीन्स आपने जो 20,000 का बैलेंस आ रहा है वही आपका एक्सपेंडिचर है, वही आपका कंजम्पशन है।
उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप इसको बनाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो नोट नंबर 1 है, समटाइम्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्रेडिट परचेज की अमाउंट क्वेश्चन में कभी कभी गिवन नहीं होगी। तो इन सच अ केस द क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट शुड बी प्रिपेयर टू डिटरमाइन क्रेडिट परचेज। तो आपको अलग से क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा जिससे आपको ये क्रेडिट परचेज मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरा, द रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स इफ एनी आर अकाउंटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप कोई कंज्यूमेबल आइटम सोल्ड आउट करते हैं और सेल करने से जो भी आपको रिसीव होगा आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान के ट्रीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये दोनों नोट आप हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल इनको अपने रजिस्टर में एक साइड लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल मैं आपको बार बार कराता हूँ ताकि जो भी टॉपिक हैं वो साथ के साथ क्लियर होते रहें। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस में बुक होगी, ठीक है, आप उस बुक से अपने क्वेश्चंस जो बैलेंस क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि आपको स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस दी हुई है स्टेशनरी का जो कि 15,000 है। आपने पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। इसका मतलब जब साल खत्म हो गया तब तक 54,000 की आपने पेमेंट करी है, इस मीन्स परचेज करी है। और जो आपके पास इन हैंड स्टेशनरी का जो स्टॉक बचा हुआ है 31 मार्च में वो 2500 बचा हुआ है। इट मीन्स ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्वेश्चन में सारी चीज़ गिवन है। अभी हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था जिसमें था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज हमारी 54,000, टोटल कर लेंगे 69,000 हो गया। और हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो सिर्फ 2500 बचा हुआ है, 2500। तो उस 2500 को हम माइनस कर देंगे और जो भी अमाउंट हमारी आएगी वही हमारा कंज्यूमेबल्स है। तो इस मीन्स 66,500 हमारा कंज्यूमेबल आता है, ये हमने कंज्यूम कर लिया है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए एक थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें और क्लियरेंस मिल जाए। और ये अमाउंट ध्यान रखिएगा, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड भेजनी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में लिखनी है, ये बिल्कुल भी भूलिएगा मत। एक थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मेडिसिन का 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कि ये ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज़्यादा है। हमें अमाउंट पेड की है मेडिसिन के लिए ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज़। इस मीन्स ये हमारी परचेज हो जाएगी। ओपनिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं मेडिसिन के जो 20,000 हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं मेडिसिन के जो कि 50% हैं ओपनिंग क्रेडिटर के। तो इट मीन्स 10,000 रुपीज़, क्योंकि 20,000 पूरा है और उसका आधा कितना होगा, 50% कितना होगा, 10,000। तो देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सेम वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते हुए आए थे। बस जो क्रेडिटर है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफर होने वाला है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमने परचेज की थी 2 लाख रुपीज़ की। हम ओपनिंग स्टॉक क्या करते थे, सबसे पहले लिखते थे उसमें परचेज ऐड कर लेते थे। तो आप चाहें तो ये थोड़ा सा रिवर्स भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाता है इसे लिखने के। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लेना है और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो माइनस कर देना है। यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है। ओपनिंग स्टॉक 50,000 दे रखा था और क्लोजिंग स्टॉक 45,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो उसको ऐड ऑन करेंगे तो 95,000 आ जाएगा। अब जो आपको क्रेडिटर का जो ट्रीटमेंट करना है वो जस्ट इस स्टॉक का रिवर्स है। आपको जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपने किया है इसका जस्ट रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करना है कि ओपनिंग स्टॉक अगर मेडिसिन का ऐड हो रहा है तो क्रेडिटर का ओपनिंग स्टॉक लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका मेडिसिन का लेस हो रहा है, वो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिटर का ऐड होगा। आपको रिवर्स कर देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टॉक है आपका वो एसेट साइड लिखा जाता है और जो क्रेडिटर है वो आपके लायबिलिटी साइड लिखे जाते हैं। इस वजह से इनका ट्रीटमेंट अलग अलग है और जो भी आपका बैलेंस बचेगा वही आपका आंसर होगा। लाइक 1,45,000 हमारा यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट इतने आराम से मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमारे जो फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन एनपीओ के होने वाले हैं उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो बिल्कुल भी इनको लाइटली मत लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इसको जो आपका टॉपिक है बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये एनपीओ के लिए एक अर्निंग है, इनकम है, ठीक है, इनकी इनकम का ज़रिया। और मिलेगा कैसे? जो आपके एनपीओ के मेंबर हैं वो या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए जो आपकी एनपीओ है उसको पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, आजकल अमेज़ोन चल रहा है, ठीक है, अमेज़ोन प्राइम जिसको हम बोल देते हैं, या फिर हॉटस्टार चल रहा है, तो उस पर होता है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन सपोज करिए 800 रुपीज़ का है, तो आप उसको 800 रुपीज़ में परचेज कर लेते हैं। तो 1 साल आप हॉटस्टार को चला सकते हैं, जो भी सर्विस वो आपको दे रहे हैं। 1 साल के बाद वो आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो सर्विस बंद हो जाएंगी। अगर आपको दोबारा से सर्विस चाहिए तो आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से एनपीओ में भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं। तो द अमाउंट of subscription relating to the current year whether received or not are to be shown on the credit side of the income and expenditure account। अगर आपका सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है करंट ईयर में जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, चाहे वो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला हो, चाहे इसी साल का सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हुआ हो, चाहे अगले सालों का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया हो, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है और प्रीपेड भी हो सकता है। तो वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको क्रेडिट साइड लिखना है अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट मीन्स इनकम साइड। अमाउंट रिलेटिंग टू द करंट ईयर नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर इज शोन एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर आपको अपना सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है करंट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर में मिलना चाहिए था पर मिला नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गई। तो उस आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट आपको पता है कि हम कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि वो पैसा हमें मिलना है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है, सपोज करिए अगले साल का सब्सक्रिप्शन आपको इसी साल मिल गया है, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी और आप उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, एडवांस इनकम के नाम से या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के नाम से, जो भी आपको सुटेबल लगे। और सब्सक्रिप्शन हमारा 2 तरीके का होता है, ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन और स्पेशल सब्सक्रिप्शन। अब ये होता क्या क्या है, कैसे होता है, ये जरा समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन होता है जो आपका नॉर्मली मिलेगा आपको। नॉर्मली मतलब है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ एन एनपीओ। जो मेंबर आपके पे कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है? ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि वो पीरियडिकल बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। अब बात आती है आपकी स्पेशल सब्सक्रिप्शन की। स्पेशल सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन that is received for accomplish a specific task or organizing specific activity for the participants। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ स्पेशल ओकेजन कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ स्पेशली आप अलग से कोई चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं तो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, कोई गवर्नर पार्टी हो रही है तो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप कोई डिनर कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को डिनर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, तो ये स्पेशल सब्सक्रिप्शंस के अंदर आएंगे। अब बात अगर मैं करूँ सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही पार्ट आपका पेपर में आपका इम्पैक्ट डालने वाला है। तो फॉर्मेट आपका 2 तरीके का होता है। पहला होता है टेबुलर फॉर्मेट और दूसरा होता है आपका अकाउंटिंग फॉर्मेट। एग्जाम में आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, ठीक है, बिना रोक टोक के, बिना किसी झिझक के आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। है क्या फॉर्मेट? जरा उन फॉर्मेट को देख लेते हैं। पहला फॉर्मेट है आपका टेबुलेशन फॉर्मेट। टेबुलेशन में क्या है कि आपको जो अकाउंट है ना वो टेबल की फॉर्म में बनाना है। इसमें आपका पर्टिकुलर रहेगा और अमाउंट का कॉलम रहेगा बस, ठीक है। लिखा कैसे जाएगा, अब बनाना कैसे कैसे जरा वो देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे आप ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले उसे लिखेंगे। ये आपको मिल जाएगा अपने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के अंदर, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी ऑलरेडी। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर इस साल कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है, ठीक है, अभी तक अमाउंट मिली नहीं है, तो उसको ऐड कर लेंगे। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, जिसको हम बिगिनिंग में बोलते हैं, बिगिनिंग में अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रीवियस ईयर की होगी, उसको हम लेस कर देंगे। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड
और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस। अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ था प्रीवियस ईयर तो वो इस साल के लिए हुआ होगा तो वो तो ऐड हो जाएगा, और अगर अगले साल के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो वो आप उसको लेस कर देंगे। बहुत सिंपल है, जो भी अमाउंट बैलेंस करके आएगी वही आपकी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है, और यही अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ठीक है। फॉर्मेट, अगर दूसरे फॉर्मेट की बात करूं अकाउंटिंग फॉर्मेट, तो अकाउंटिंग फॉर्मेट भी बहुत इजी है। ठीक है। अगर सेपरेटली क्वेश्चन आता है तो आपसे ये अकाउंटिंग फॉर्मेट बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपको टेबल समझ में आ गई है तो ये फॉर्मेट कुछ भी नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे टू बैलेंस पीडी, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप बाय बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एडवांस, बाय बैलेंस बीडी, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस सीडी, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो लिखना है आपको बाय साइड, बाय बैंक सब्सक्रिप्शन रिसीव। अमाउंट मिल गई, अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाली फिगर होगी। बस उसको आपको वहाँ पे उठा के लिख देना। इतना सा ये सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट है, इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी पार्ट नहीं है। बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा मत। चलिए प्रैक्टिकल आपको कराता हूँ। एक दो प्रैक्टिकल से आपको और थोड़ा सा कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रिसिप्ट साइड, जिसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, और हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए 2020 और 21, इसका मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हमें दोनों दिए हुए हैं। दोनों के आउटस्टैंडिंग भी हैं और दोनों के एडवांस भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम जो करेंगे दोनों फॉर्मेट से करेंगे। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सबसे पहले टैबुलेशन फॉर्म में बनाते हैं। तो टैबुलेशन फॉर्म में बनेगा कैसे, ज़रा देखिए। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। बस आप इतना सा फॉर्मेट याद रखिए कि जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको इनकम साइड लिखना होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था कितना था 1 लाख रुपीज़, फिर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का लेस हो जाएगा और क्लोजिंग का ऐड हो जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस। प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड और करंट ईयर का एडवांस लेस। इसको करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वही आपका आंसर होगा। लाइक 1,30,000 यहाँ पे आपका आंसर है। ठीक है। अब लिखना कैसे कैसे है, जो एडवांस है एट द एंड, इस साल जो आपको एडवांस मिला है वो आपको लिखना है लायबिलिटी साइड, और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर की अकाउंटिंग करनी होती है, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको लिखना है एसेट साइड। मैंने स्क्रीन पे आपको शो कर दिया है, इजीली आप इसको देख सकते हैं कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में कहाँ कैसे लिखनी है। चलिए अब दूसरा है हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो उस अकाउंटिंग फॉर्मेट से भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, और बाय बैलेंस सीडी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि 40,000 है। ऐसी एडवांस प्रीवियस ईयर का और एडवांस करंट ईयर का बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी ये आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपका बाय बैंक आ जाएगा, जो सब्सक्रिप्शन आपने इस साल रिसीव किया है। टोटल करने के बाद आपको अमाउंट मिल जाएगी जो कि 1,30,000 ही आ रही है। देखिए दोनों फॉर्मेट में आंसर आपका सेम आने वाला है, बस थोड़ा सा करने का तरीका है। जो भी आपको आसान लगे, जो भी अच्छा लगे, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सब्सक्रिप्शन का। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 2021, 2022। 20 में 4,000, 21 में 2,11,000 और 22 में 8,000। हमें जो अकाउंट बनाने हैं वो 2021 के लिए बनाने हैं। तो हमारा करंट ईयर हो गया 2,11,000 जो हमें रिसीव हुआ है करंट ईयर 2021। 450 मेंबर थे और सब्सक्रिप्शन पे किया है हर मेंबर ने 500 रुपीज़। इसका मतलब एक मेंबर से हमें 500 रुपीज़ मिले हैं, तो मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाएगा। एरियर था हमारा प्रीवियस ईयर में 4500। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग है हमारा करंट ईयर का बिगिनिंग में। तो चलिए देख लेते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा कितना है, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका।
नंबर ऑफ मेंबर्स को आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन से सबसे पहले जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 450 इंटू 500, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,25,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करें तो टोटल सब्सक्रिप्शन में से जो सब्सक्रिप्शन आपने एंड में जाके जो आपका एंडिंग पार्ट है वहाँ तक आपने रिसीव कर लिया है उसको माइनस कर सकते हैं। जैसे 2,25,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना? 2,11,000। अब आप कहेंगे 2,11,000 ये कैसे आ गया? जो हमारा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है सिर्फ वही देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालना है। तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 14,000। तो ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट साथ के साथ बना लीजिए, बहुत आसान रहता है करना। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 2,11,000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग था 14,000। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना जो टोटल सब्सक्रिप्शन आ रखा 450 इंटू 500 आ रहा है, इस 450 इंटू 500 से जो 2,25,000 अमाउंट है उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट वही आएगी। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र। तो बैलेंस शीट में जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कैसे कैसे लिखी जाएगी जरा उसको समझ लीजिए। जो आपका 1920 वाला पीरियड है, ठीक है, उसमें 4,500 रुपीज़ का आपका एरियर था, और वो जो 4,500 रुपीज़ का एरियर था उसमें से सिर्फ 4,000 रुपये रिसीव हुए हैं। 4,000 रुपये रिसीव होने का मतलब है कि 500 रुपये अभी भी हमारे बैलेंस हैं, आउटस्टैंडिंग है। तो पहले आउटस्टैंडिंग तो ये आ जाएंगे, और करंट ईयर का 14,000 है ये आ जाएगा, ठीक है। एडवांस आपको रिसीव हुआ है 8,000 2022 में, तो वो आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। बस आपका इतना ही ये पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, सब्सक्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।